हाय गाइस, वेलकम बैक। अपने कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज की जो हमारी क्लास है ये इस कोर्स की 4th क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज के हम देखिए आज हम मेनली जो भी आज हम डिस्कस करेंगे, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स ही डिस्कस करेंगे। मोस्ट लाइकली इन सभी इंडिकेटर्स को कवर करने में मुझे 2 क्लासेस लगेंगी। ट्राई करेंगे पहले 5 या पहले 6 इंडिकेटर्स आज की क्लास में हम कवर कर लें और बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो टेक्निकल इंडिकेटर क्या होते हैं, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो, कहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हो, एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला है। यहाँ पर अगर आप स्टडीज़ में जाओ, आपका जिस भी ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आप उसके टर्मिनल में लॉगिन करो और कोई भी एक प्राइस चार्ट आप ओपन कर लीजिए और यहाँ से आप स्टडीज़ में जाओ तो आपको ये देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ दिखेंगे। तो ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सारे इंडिकेटर्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारे इस कोर्स में। 10-11 इंडिकेटर्स जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं, बस यही इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर बेसिकली होते क्या है? देखिए, जो भी आप टेक्निकल इंडिकेटर आप यूज़ करोगे ये मोस्टली जो है आपको कोई ना कोई बाय सिग्नल या सेल सिग्नल देते हैं। इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, राइट। मोस्टली जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये पास्ट के प्राइसेस को, हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस को यूज करके इनकी कैलकुलेशन की जाती है, इनको प्लॉट किया जाता है चार्ट पर। तो इनको लैगिंग इसलिए कहा जाता है, प्राइस एक्शन पहले होगा और इंडिकेटर की जो भी रीडिंग होगी वो बाद में चेंज होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे इंडिकेटर्स है वो इररेलेवेंट है, किसी काम के नहीं है। काफी सारे लोग तो ये समझते हैं, काफी सारे लोगों की यूट्यूबर्स की आप वीडियोस देखोगे तो वो आपको कहेंगे इंडिकेटर्स जो है काम के नहीं होते, इंडिकेटर्स ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते। कुछ हद तक वो लोग ठीक हैं, शायद उन्होंने ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स या तो अच्छे से पढ़े नहीं है या समझे नहीं है ये कैसे काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप कंप्लीटली अपने ट्रेडिंग के डिसीजन जो है इंडिकेटर पे डिपेंड कर सकते हो, सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पर ही आप अपने बाय या सेल डिसीजंस लोगे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये इंडिकेटर्स जो हैं काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपको अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हर इंडिकेटर में कोई ना कोई कमी है, वो ऑब्वियसली आपको मैंने रीजन बता दिया। इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्राइसेस को यूज करते हैं, राइट। तो चलिए अब हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे फर्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट इंडिकेटर जो है वो है आरएसआई। आरएसआई को डिस्कस करें उससे पहले हमें पता है मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड या ट्रेंड साइडवेज, राइट। जो अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड है उसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं, राइट। तो ट्रेंडिंग मार्केट में हम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का यूज करेंगे, हम मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे, हम एमएसीडी का यूज करेंगे। जो रेंज बाउंड मार्केट होती है, जो एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होती है, उसमें हम ऑसिलेटर इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, जैसे कि आरएसआई और स्टोकेस्टिक। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट इंडिकेटर डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है आरएसआई। ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है और काफी अच्छा इंडिकेटर है। तो आरएसआई क्या होता है? देखिए, आरएसआई जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई जो है वो कंपेयर करता है स्पीड और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट को, और आरएसआई का हम यूज करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए। देखिए, आरएसआई कैसे कैलकुलेट होता है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और इजीली आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ आरएसआई कैसे काम करता है। देखिए, आरएसआई की जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करती है। आरएसआई मैंने आपको बताया एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। अब ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर मतलब जो किसी एक रेंज में मूव कर रहा हो, राइट। तो आरएसआई की जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में ही आपको हमेशा मूव करती हुई दिखेगी। ना तो ये कभी 100 से ऊपर जाएगा और ना ही कभी ये 0 से नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हम जो ओवरबॉट और ओवरजोन का जो हमारा क्राइटेरिया है, उसके लिए हम ओवरबॉट के लिए हम रेंज यूज करते हैं 80 और ओवरसोल्ड के लिए हम रेंज यूज करते हैं 20। तो आरएसआई जब नीचे आएगा, आरएसआई जब नीचे आता है 20 के आसपास आता है, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं
प्राइस में जितनी करेक्शन आनी थी वो आ चुकी है, अब स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, राइट। ऐसे ही जब RSI 80 के आसपास आता है तब हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस ने जितना भी ऊपर जाना था वो जा चुका है, अब उसमें एक करेक्शन आ सकती है। तो चलिए आपको एक प्राइस चार्ट पे दिखा देता हूं ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। देखिए ये मैंने निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट खोला आपके सामने, ठीक है। यहां हम स्टडीज में गए, मैंने आपको बताया यहाँ इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, जौन सा इंडिकेटर आपको लगाना हो वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए, RSI टाइप किए जैसे हमने, ठीक है। ये RSI नीचे कैलकुलेट हो गया आ गया, राइट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ आपको कुछ इसका क्या फॉर्मूला है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। जितने भी इंडिकेटर्स आगे हम डिस्कस करेंगे उनके जो भी फॉर्मूलेज आएंगे, अगर आपको जानना है कि इनका ये कैसे कैलकुलेट होता है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो कि क्या इसका फॉर्मूला है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। अगर आपको ये सब थ्योरी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, आपको बिल्कुल ईजिली समझना है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करो। यहाँ आप देखिए, यहाँ मैंने RSI जो है सेट कर दिया है, तो ये देखिए ये 80 का लेवल है और ये 20 का लेवल है, राइट। तो ये 80-20 के बीच में ही घूमता है, राइट। तो 80 के पास आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है, प्राइस में करेक्शन आ जाएगी, राइट। तो देखिए अब मैंने आपको बताया जितने भी इंडिकेटर्स हैं, काफी सारे लोगों को लगता है इंडिकेटर्स काम नहीं करते, इंडिकेटर में कोई ना कोई कमी होती है, बिल्कुल होती है। अब RSI भी जो इंडिकेटर है वो ट्रेंड, अगर कोई स्टॉक कोई इंडेक्स अगर ट्रेंड में, अच्छे ट्रेंड में, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो आप उस पर RSI नहीं यूज कर सकते, राइट। आप RSI सिर्फ यूज कर सकते हो उन स्टॉक्स में जिनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, जो रेंज बाउंड ट्रेड करते हैं। तो यहां जो हमारा एग्जांपल हमने निफ्टी का लिया है वो एग्जांपल हमारा रेलिवेंट नहीं है, यहां से मैं एग्जांपल चेंज करके मैं डाबर कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां देखिए डाबर जो है, इसमें इस स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं आती, ये मोस्टली फ्लैट ही रहता है, रेंज में ही ट्रेड करता है, राइट। तो ऐसे किसी स्टॉक में, ऐसे स्टॉक्स में आप RSI यूज कर सकते हो जो रेंज बाउंड रहते हैं, जिनमें कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। अगर कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, वहां आप RSI यूज मत करना। तो इसी टाइप के रेंज बाउंड स्टॉक्स में, रेंज बाउंड सिक्योरिटीज में आप RSI यूज करना। तो अब यहां देखते हैं होता क्या है, RSI कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए यहां प्राइस ऊपर गया और इधर देखिए नीचे RSI भी जो है 80 के पास आ गया, ठीक है। तो 80 के पास आ गया। अब आपको पता है ये रेंज बाउंड स्टॉक है, ओवरबॉट जोन में आ गया है, तो अब इसमें करेक्शन आ सकती है। तो अगर आपने इसको बाय कर रखा है तो आप इसमें आप इसको सेल कर दोगे, आप अपनी जो है, आप इस स्टॉक में से जो है एग्जिट कर लोगे, राइट। तो जब भी ये नीचे आएगा, 20 के आसपास आएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो करेक्शन है वो खत्म हो गई है, अब प्राइस जो है ऊपर जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल है, 20 से 80 के बीच में घूमेगा RSI, 80 के पास आता है तो आप उसको बाय नहीं करोगे, बाय कर रखा है तो सेल कर दोगे। 20 के आसपास आता है, नीचे आता है तो आप बाय कर लोगे। तो इस इंडिकेटर को अब आप किसी और स्टॉक पे, किसी और एग्जांपल पे यूज करके देखना घर पे आराम से। देखिए आज की जो हमारी क्लास है, क्लास 4th टेक्निकल इंडिकेटर की, ये सारे इंडिकेटर्स आपको अच्छे से तब समझ आएंगे, पहले आप इस क्लास को देखना आराम से, इस वीडियो को कंप्लीटली पूरी देखना, ठीक है। उसके बाद आप अपना लैपटॉप ऑन करना, आप अपना लैपटॉप ऑन करना और जो भी ये इंडिकेटर्स मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, बिल्कुल साथ साथ आप भी प्राइस चार्ट खोलना, उन प्राइस चार्ट पर इन इंडिकेटर को प्लॉट करना और साथ साथ यूज करके देखना, तभी आपको ये जो इंडिकेटर्स जो है अच्छे से समझ आएंगे। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो और फिर इंडिकेटर्स को 10 दिन बाद, 15-20 दिन बाद यूज करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप भूल जाओगे कैसे काम करते थे। तो दोनों चीजें साथ करना, पहले वीडियो देखना आराम से, उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है यूज करके देखना, ठीक है। तो ये RSI था, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। एक बार फाइनली दोबारा बता देता हूं, 80 और 20 के लेवल के बीच में घूमता है और सिर्फ रेंज बाउंड स्टॉक्स पे आप इनको यूज करना, जिन स्टॉक्स में कोई ट्रेंड ना हो। कोई अगर स्टॉक्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होंगे ना, उनमें ये काम नहीं करेगा, उसमें आपको ये फॉल्स सिग्नल देगा। रेंज बाउंड स्टॉक्स में आप इसको यूज करना। रेंज बाउंड स्टॉक्स अगर आपको कभी 80 के लेवल के आसपास का RSI दिखता है, 80-70 के आसपास, ऐसे ऊपर के लेवल के आसपास RSI दिखता है, तो अगर आपने उसको बाय किया हो तो आप उसको सेल कर दो, और अगर आप उसको बाय करने का डिसीजन सोच रहे हो तो आप उसको बाय मत करना। तो चलिए एक बार आपको ना ये भी दिखा देता हूं कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम क्यों नहीं करता। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं अदानी ग्रीन कंपनी का, राइट। तो अब ये देखिए ये स्टॉक जो है कितने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, देख लो कितने अच्छे तरीके से पिछले 1-2 साल में ये ऊपर गया, ठीक है। अब हम देखते हैं RSI में क्या हुआ। अब RSI जो है ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले स्टॉक्स में कभी काम नहीं करेगा। ऐसे
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले प्राइस चार्ट्स पर RSI अब देखिए यहाँ पर 80 के आसपास आ गया, ये लेवल है, ठीक है। अब RSI कह रहा है कि यहाँ से करेक्शन आ सकती है, लेकिन उसके बाद तो देखिए प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। कितने टाइम तक RSI जो है 80 के पास ट्रेड करता रहा और 80 से भी ऊपर निकल गया। तो ये RSI जो है ये आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले स्टॉक्स में काम करता हुआ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड स्टॉक्स में काम करेगा। ऐसे ही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कोई एक स्टॉक का जो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रहा है। तो ये यस बैंक का स्टॉक है, आपको पता है ये 400 रुपये से गिर के इस वक्त 13 रुपये पे आ चुका है। तो कितने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था पिछले कुछ सालों से ये। तो यहाँ देखिए यहाँ RSI गिर के 20 के आसपास आ गया है, यहाँ प्राइस में करेक्शन आई है, लेकिन प्राइस वहीं ट्रेड कर रहा है, RSI बढ़ रहा है। तो RSI जो है वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम नहीं करेगा, जिन स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वहाँ RSI काम नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट इंडिकेटर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है RSI डाइवर्जेंस। अब RSI डाइवर्जेंस ये क्या होता है? अब RSI डाइवर्जेंस बेसिकली दो वर्ड है, RSI और डाइवर्जेंस। RSI आपको अब समझ आ ही चुका है ऑलरेडी, RSI में क्या होता है, RSI इंडिकेटर कैसे काम करता है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, RSI डाइवर्जेंस में क्या होता है? देखिए डाइवर्जेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, राइट। जब दो चीजें अलग अलग सिग्नल्स दें तो हम उनको कहते हैं डाइवर्जेंस। प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस हमारा ऊपर जाएगा तो नीचे RSI चार्ट में RSI भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा तो RSI भी नीचे आएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI हमारा नीचे आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं RSI डाइवर्जेंस। इसमें प्राइस एक्शन में और RSI में एक डाइवर्जेंस है, एक डिफरेंस है। तो अगेन ये सब थ्योरी जो है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके आराम से इसको पढ़ लो। RSI डाइवर्जेंस में बेसिकली ये हमने प्लॉट किया है प्राइस चार्ट और नीचे है हमारा RSI। RSI डाइवर्जेंस में क्या होगा? RSI डाइवर्जेंस में आपको दिखेगा, ये मैं एक प्राइस चार्ट बना लेता हूं, ठीक है। एक प्राइस आपको ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा, ये ऊपर प्राइस चार्ट है हमारा, नीचे हम RSI बना लेते हैं। नीचे हमारा RSI चार्ट है, ये हमारा 80 का लेवल है और ये हमारा 20 का लेवल है, ठीक है। अब देखिए यहां प्राइस आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है, ये एक हाई क्रिएट हुआ, फिर नेक्स्ट हाई क्रिएट हुआ, इस पिछले हाई से ऊपर क्रिएट हुआ। तो ऐसे ही RSI में भी अगर हम देखेंगे तो RSI में भी इसी तरह का कुछ ट्रेंड दिखना चाहिए, राइट। RSI में भी एक हाई क्रिएट होना चाहिए यहां पर एग्जैक्ट इसके नीचे, जो पिछले हाई से ऊपर हो। लेकिन अगर इसमें मोमेंटम, प्राइस में मोमेंटम नहीं है तो उस केस में क्या होगा? ऊपर तो हाई बनेगा लेकिन नीचे RSI में आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। इधर तो जो हाई बना है वो पिछले हाई से ऊपर है, लेकिन नीचे जो हाई बन रहा है RSI में वो पिछले हाई से नीचे है। तो इसको हम कहेंगे RSI में डाइवर्जेंस है। RSI में डाइवर्जेंस है, RSI नीचे जा रहा है मतलब RSI बढ़ नहीं रहा लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस में जो है, ट्रेंड में जो है स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो है एक बेयरिश सिग्नल है। इस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हाइज बने हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, यहां से एक करेक्शन आएगी। तो चलिए आपको एग्जांपल के साथ प्राइस चार्ट पे दिखाता हूं। तो मैं एग्जांपल फिर से ले रहा हूं निफ्टी का। अब मैं आपको RSI में डाइवर्जेंस दिखाता हूं। यहाँ ये देखिए, यहां प्राइस ऊपर बढ़ा तो एग्जैक्टली इसके नीचे यहां RSI का ये लेवल है, यहां RSI 80 पे है, ठीक है। फिर एक डिप आई, यहां RSI में भी डिप आ गई, फिर प्राइस ऊपर उठा और पिछले हाई से ऊपर निकल गया, राइट। लेकिन यहां RSI जो है ज्यादा ऊपर नहीं गया, पिछले लेवल से ऊपर नहीं गया, तो इसको हम बोलते हैं ये RSI में डाइवर्जेंस है। तो इस वजह से ऐसे केस में हम बोलते हैं RSI में डाइवर्जेंस है, ट्रेंड में जो है स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस में एक फॉल आ सकता है। तो चलिए ये था एक एग्जांपल RSI डाइवर्जेंस का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, प्राइस तो नीचे आ रहा है, प्राइस लोअर लो बना रहा है, लेकिन RSI
ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है, मतलब आरएसआई में करेक्शन नहीं आ रही, आरएसआई नीचे नहीं आ रहा और प्राइस नीचे आ रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो बेयर्स हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं, प्राइस नीचे ला रहे हैं, उनके पास पावर नहीं है, जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से प्राइस जो है रिवर्सल आ सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। तो चलिए ये भी एक बार आपको एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। यहां देखिए, यहां प्राइस तो नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है और उससे थोड़ा बहुत ऊपर ही उठ रहा है, राइट। तो इसको आप कहोगे आरएसआई में, यहां आपको क्लियरली एक आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है और प्राइस जो है वापस ऊपर उठ सकता है। तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट था। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर जो है हमारा मूविंग एवरेजेस। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। देखिए, मूविंग एवरेजेस का हम यूज किस लिए करते हैं? मूविंग एवरेजेस का हम यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और मूविंग एवरेजेस का हम यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मूविंग एवरेजेस के ये दो यूजेस हैं। मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में है या फिर एक डाउन ट्रेंड में है। और हम यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मूविंग एवरेज होता क्या है? किसी भी एक स्टॉक का जो प्राइस होता है वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में किसी भी न्यूज की वजह से, मार्केट सेंटिमेंट की वजह से उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ सकती है। प्राइस शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, कैसी कोई न्यूज आई है, मार्केट की कंडीशंस कैसे, इन सब चीजों पे डिपेंड करके प्राइस जो है उसमें बड़े मूव्स आ सकते हैं, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। ट्रेंड जो है वो सेम रहेगा, अगर बड़े अप मूव्स आ रहे हैं, बड़े डाउन मूव्स आ रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेंड सेम है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेजेस क्या करता है, हमारे को हेल्प करता है जो बड़े बड़े प्राइस में फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्मूथ आउट करने के लिए प्राइस डाटा को, राइट। तो मूविंग एवरेजेस भी काफी टाइप की होती है। हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। हम कौन सी मूविंग एवरेज अपने ट्रेडिंग के लिए यूज करें? देखिए, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग के लिए जो मूविंग एवरेज यूज की जाती है, वो जो सबसे ज्यादा मूविंग एवरेज ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। हम एक्सपोनेंशियल EMA मूविंग एवरेज क्यों यूज करते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज क्यों यूज नहीं करते? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। एज्यूम कीजिए हम 200 डेज मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एज्यूम कीजिए हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कैसे होगी? 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट होगी पिछले 200 दिनों के जो क्लोजिंग प्राइसेस होंगे उनकी एवरेज ले लेंगे हम। पिछले 200 दिनों में स्टॉक के जो भी क्लोजिंग प्राइसेस होंगे उन सबको हम टोटल कर लेंगे और उसको डिवाइड बाय 200 कर देंगे। तो ये हमारी जो है 200 डेज मूविंग एवरेज आ गई। कैलकुलेशन हमें नहीं सीखनी, हमें किसी भी चीज की कैलकुलेशन, फॉर्मूला ये सब नहीं सीखना, बस आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि आजकल जो हम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हैं इसमें कोई भी हमें टेक्निकल इंडिकेटर यूज करना हो, ये हम यहाँ सिंपली टाइप करें उसके बाद हम उसको इजीली सेट कर सकते हैं। तो हमें कैलकुलेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काफी पुरानी है, लोग इसको 1920s से यूज कर रहे हैं। उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं होती थी, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे। उस टाइम पर लोग मैन्युअली ये सब कैलकुलेट करते थे। आपको यकीन नहीं होगा, टेक्निकल एनालिसिस लोग 1920s से यूज कर रहे हैं। उस टाइम पर लोग मैन्युअली चार्ट रोज जो है ड्रॉ करते थे, ये सब कैलकुलेशंस करते थे। सिंपल मूविंग एवरेज आपको पता चल गया पिछले, अब हमने 200 दिन 200 डेज मूविंग एवरेज का एग्जांपल लिया था, तो पिछले 200 दिन में जो भी क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज हम कर लेंगे। अब एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल में जो रीसेंट डेज हैं, अगर हम 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो रीसेंट डेज हैं उनके जो स्टॉक प्राइसेस होंगे ना, उनको हम ज्यादा वेटेज देंगे कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो 200 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है सिंपल मूविंग एवरेज से। तो चलिए एक बार प्राइस चार्ट पर देखते हैं आप मूविंग एवरेज कैसे यूज कर सकते हो।
वही सेम रूल है, स्टडीज में गए, यहाँ आपको जो भी इंडिकेटर यूज करना है उसको या आप टाइप करो मूविंग एवरेज, हमने यहाँ टाइप करी, ये आ गया मूविंग एवरेज। यहाँ आपको जो भी मूविंग एवरेज यूज करनी है, 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करनी है, आप 200 टाइप कर दो, फील्ड में क्लोज रहेगा हमेशा, सिंपल की जगह आप यहाँ एक्सपोनेंशियल यूज कर दो, और जो भी कलर आपको यूज करना है यहाँ से आप सेट करके डन प्रेस कर दो। तो ये आपकी मूविंग एवरेज प्लॉट हो गई है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेजेस के दो काम है। मूविंग एवरेज का एक काम होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड में आपको पता है स्टॉक ऐसे मूव करता है, हायर हाइज हायर लोज क्रिएट करता है, ये मैंने आपको क्लास 1 में बताया था। तो एक अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज आपको ऐसे बनती हुई नजर आएगी। मूविंग एवरेज जो होगी, प्राइस में आप देख रहे हो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। मूविंग एवरेज जो है वो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, राइट, ये हमारी मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में प्राइस ऐसे ट्रेड कर रहा होगा और प्राइस के नीचे एक आपको ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन दिख रही होगी जो हमारी मूविंग एवरेज होगी, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूं एक बार, ये देखिए 1 वीक का चार्ट कर देता हूं एक बार मैं यहां, तो आपको दिख गया ये हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, नीचे हमारी जो रेड लाइन है वो मूविंग एवरेज लाइन हमारी चल रही है नीचे, ये जो रेड लाइन हमारी नीचे चल रही है ये हमारी मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। तो अपवर्ड ट्रेंड में मूविंग एवरेज जो है ऐसे एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, ठीक है। ऐसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड के केस में मूविंग एवरेज का जो स्लोप होगा वो ऐसे नीचे आता हुआ आपको दिखेगा। ऊपर प्राइस चार्ट पे प्राइस कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा होगा, लोअर लोज लोअर हाइज क्रिएट कर रहा होगा, और मूविंग एवरेज जो होगी वो आपको मूविंग एवरेज जो होगी, प्राइस ऐसे लोअर लो लोअर हाइज बना रहा होगा, मूविंग एवरेज होगी इसके ऊपर ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग एक आपको मूविंग एवरेज बनती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है मूविंग एवरेज तो हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, अपवर्ड स्लोपिंग है मूविंग एवरेज तो हम एक अपवर्ड ट्रेंड में है। तो ये तो एक यूज हो गया मूविंग एवरेज का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा यूज क्या है इसका? दूसरा यूज है मूविंग एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। तो अपवर्ड ट्रेंड में एक मूविंग एवरेज ऐसे बनती हुई दिख रही होगी और प्राइस आपको ऐसे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक जो है आपको मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। डाउनवर्ड ट्रेंड के केस में प्राइस आपको लोअर लो लोअर हाइज क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, क्लास 1 में बताया था आपको, और मूविंग एवरेज पे इसको ऐसे रेजिस्टेंस फेस हो रही होगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सी मूविंग एवरेज यूज करनी है। देखिए मार्केट में हम लोग काफी सारी मूविंग एवरेज यूज करते हैं। हम 9 डेज की मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 15 डेज की, 20, 30, 50, 100, 200। तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी मूविंग एवरेज यूज करते हो, राइट। तो हर ट्रेडर की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है। कोई 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता है, कोई 44 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता है। तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है, जो आपको सूट करे वो आप यूज कर सकते हो। आप यहां जाओ स्टडीज में, जो भी आपको मूविंग एवरेज सेट करनी है 50 डेज 200 डेज 44 डेज आप यहां सेट करो, आप उसको यूज करो, राइट। तो ये देखिए अशोक लीलैंड कंपनी का एग्जांपल लिया मैंने, ये आपको दिख रहा है ये स्टॉक अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहीं ये इसके बाद ये स्टॉक जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया। यहाँ ये मूविंग एवरेज पे इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है। जितनी बार भी मूविंग एवरेज के पास आता है वहां से एक रेजिस्टेंस आ जाती है, वहां से एक रेजिस्टेंस फेस होती है और प्राइस जो है नीचे आ जाता है। तो बहुत सिंपल था, आपको एक्सप्लेन कर दिया मूविंग एवरेज कैसे काम करती है। अब इसी में मूविंग एवरेज में एक और कॉन्सेप्ट होता है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। अब वो क्या होता है, देखिए मोस्टली मूविंग एवरेजेस हम यूज करते हैं, हम 2-3 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम की होती है जैसे कि 20 डेज की मूविंग एवरेज, और कुछ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होती है जैसे कि 100 डेज मूविंग एवरेज। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है इसी में मूविंग एवरेज में, वो है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, राइट, तो जब डाउन ट्रेंड में होगा स्टॉक
तो एक मूविंग एवरेज ऐसे चल रही होगी, एज्यूम कर लीजिए ये 20 डेज मूविंग एवरेज है। एक मूविंग एवरेज ऐसे चल रही होगी जो इससे बड़े पीरियड की मूविंग एवरेज होगी, एज्यूम कर लीजिए ये 100 डेज मूविंग एवरेज है। तो जब ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होके एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो जब ट्रेंड चेंज होगा उस केस में क्या होगा, जो शॉर्टर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज होगी, जो हमने यहाँ एग्जांपल लिया 20 डेज की, वो बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी ऐसे, और ट्रेंड जो है ऐसे चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज 100 डेज की मूविंग एवरेज को जब नीचे से कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज 20 डेज की मूविंग एवरेज ऐसे क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी, तो इस क्रॉस ओवर को हम बुलिश सिग्नल बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो चलिए ये आपको एक प्राइस चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, ये इसको नीचे से 50 डेज मूविंग एवरेज ने क्रॉस कर दिया, तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है। यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज हो गया। इससे पहले ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद जो है ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ गया। ऐसे ही अगर जो नीचे 100 डेज की मूविंग एवरेज चल रही है, इसको ऊपर से कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे, तो ये जो होता है एक बेरिश क्रॉस ओवर होता है। इस केस में हम एक्सपेक्ट करते हैं अब प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, प्राइस में एक करेक्शन आ जाएगी। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज चल रही है 100 डेज, उसको ऊपर से कोई छोटे टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगी 50 डेज की मूविंग एवरेज, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेंड अब जो है डाउन ट्रेंड आ गया है। ऐसे ही अगर कोई मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम की 100 डेज की, उसको नीचे से क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है शॉर्टर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज, एज्यूम कीजिए ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब एक जो है अप ट्रेंड आ जाएगा। तो ये था मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स का कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो वो इंडिकेटर है वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो MACD क्या होता है? MACD जो है, MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। तो MACD जो है वो भी हमें एक ट्रेंड चेंजेस के सिग्नल्स देता है, ट्रेंड रिवर्सल्स के सिग्नल देता है। तो MACD कैलकुलेट कैसे होता है, तो आपको पढ़ना है, तो चलिए एक बार फटाफट बता देता हूँ। फॉर्मूला देखिए, हमने कभी इसको यूज़ तो करना नहीं है क्योंकि हमारे टर्मिनल में हम ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए MACD में 12 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर हम 26 दिन की मूविंग एवरेज माइनस कर दें तो हमारी एक MACD लाइन निकल आती है, ठीक है। और इस MACD लाइन का अगर हम 9 डेज का मूविंग एवरेज निकाल लें तो उसको हम सिग्नल लाइन कहते हैं। अब मुझे पता है आप हो गए हो कंफ्यूज, क्योंकि हमें फॉर्मूलेज ये नहीं पढ़ने, तो आपको डायरेक्टली एक चार्ट के साथ ये दिखाई देता हूँ। तो ये MACD इंडिकेटर्स जब हम यहाँ प्लॉट करते हैं, स्टडीज में गए, यहाँ से हमने टाइप किया MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये नीचे जो है ये हमारा MACD इंडिकेटर प्लॉट हो गया, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब MACD में एक सिग्नल लाइन होती है, जो ये रेड कलर की लाइन यूज करी है, ये MACD की सिग्नल लाइन है, और जो ये ब्लैक लाइन यहाँ है ये MACD लाइन है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया अभी, 12 दिन की मूविंग एवरेज में से 26 दिन की मूविंग एवरेज हटा दें तो वो MACD लाइन बन जाती है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी MACD लाइन है, और जो रेड लाइन है वो हमारी सिग्नल लाइन है। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं करते, एकदम सीधी सी बात पर आते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जब भी ये जो रेड लाइन है ना, हमारी रेड लाइन को नीचे से ब्लैक लाइन क्रॉस करेगी तो ये एक बुलिश सिग्नल है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ऊपर जो भी हमारा प्राइस चार्ट चल रहा होगा कि उसमें प्राइस में जो है अब एक अच्छा बाउंस बैक देखने को हमें मिलेगा। और जब यही MACD लाइन ऊपर से इस रेड लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस में एक करेक्शन आ सकती है। बिल्कुल सिंपल था। अब आप पूछ रहे होगे कि ये सब लाइनें क्या आ रही हैं, ये जो बार से बने हुए आ रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का इतना यूज नहीं है। जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन में गैप ज्यादा होगा तो बड़े हिस्टोग्राम बनेंगे। जब MACD लाइन और सिग्नल लाइन काफी ज्यादा पास होगी, इनमें गैप कम होगा, तो छोटे हिस्टोग्राम बनेंगे। तो MACD जो है हमारे को सिग्नल्स देगा। एक सिग्नल लाइन ऐसे ऐसे चल रही होगी जो कि हमारी ये रेड कलर की है। इसको नीचे से अगर MACD लाइन जो है
क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब बढ़ेगा। अगर इसको ऊपर से क्रॉस करके MACD लाइन नीचे आ जाए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस में अब करेक्शन आ सकती है। तो चलिए इसको एक प्राइस चार्ट पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप, ये करेक्शन आई यहाँ, ये MACD लाइन जो है ये ब्लैक लाइन है, इसमें भी ड्रॉप आया। फिर MACD लाइन यहाँ से उठी, इसने सिग्नल लाइन को यहाँ से नीचे से क्रॉस करके ऊपर निकल गई, तो हमने एक्सपेक्ट किया कि अब एक अप मूव आएगा, राइट। ऐसे ही जब ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर से नीचे आ जाएगी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अब एक करेक्शन आ सकती है प्राइस में। अब MACD के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देगा रिवर्सल के। बार बार MACD लाइन जो है एक अप ट्रेंड में, स्टॉक अप ट्रेंड में होगा और नीचे MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करेगी। ये आपको सिग्नल देगा कि एक रिवर्सल आ सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है, और एक्चुअल में वैसा कभी होगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है MACD के साथ। अब जिन लोगों ने आधी अधूरी नॉलेज लेके MACD को कभी यूज किया होगा वो आपको ये कहेंगे ये काम नहीं करता, ये इंडिकेटर बेकार है, खराब है, इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं होते। एक्चुअल में उन्होंने अच्छे से रिसर्च नहीं करी, पढ़ा नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। MACD जो है, आप MACD को हमेशा यूज करना मूविंग एवरेज के साथ, क्योंकि MACD में बहुत सारे ये फॉल्स सिग्नल्स आपके बनेंगे, सेल साइड के सिग्नल बनेंगे, लेकिन वो आपको इग्नोर करने हैं। अब कैसे, वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था, जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होगा आपने उसको शॉर्ट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ऐसे ही जब हम MACD को यूज करेंगे, हम साथ में यूज करेंगे मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज या 100 डेज मूविंग एवरेज। जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है, जब तक स्टॉक हायर हाई हायर लॉस क्रिएट कर रहा है और मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, तो जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है आपने इसको शॉर्ट करना ही नहीं है। तो हम MACD यूज करेंगे, जब भी हम ये नीचे MACD यूज करेंगे, MACD को यूज करके जितने जितने बाय सिग्नल आएंगे हम उसको बाय करेंगे, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है। और जितनी बार भी ये फॉल्स सिग्नल देगा, सेल सिग्नल देगा, हम उनको इग्नोर करेंगे। तो MACD का यूज हम करेंगे मूविंग एवरेज के साथ। मूविंग एवरेज हमारी अपवर्ड स्लोपिंग है, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, और नीचे MACD जो है अगर सेल सिग्नल दे रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो ये बाय सिग्नल्स यहाँ बनेंगे नीचे, सिर्फ और सिर्फ इन बाय सिग्नल्स को कैच करके बाय करेंगे, दैट्स इट। यही सही तरीका है MACD को यूज करने का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ MACD को यूज करोगे, मूविंग एवरेज यूज नहीं करोगे, तो उस केस में क्या होगा, ये फॉल्स सिग्नल आएंगे, सेल सिग्नल आएंगे, आप उन सेल सिग्नल को यूज करके आप सेल करोगे, जिससे आपको नुकसान होगा। तो MACD को हमेशा मूविंग एवरेज के साथ यूज करो। जिस ट्रेंड में, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो सिर्फ और सिर्फ बाय करो। MACD जितने भी सेल साइड के सिग्नल देगा उनको इग्नोर करो। तो यही सब यहां मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है ये। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा ADX। देखिए जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, आपको किसी भी इंडिकेटर पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। हाँ, वो बात अलग है अगर आप इंडिकेटर्स को यूज करके कोई अपनी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना लेते हो, जो आप पर्सनली यूज करते हो और जो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, उस केस में आप मान सकते हो कि आप समझ गए हो कि इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज कैसे करना है, आपको समझ आ गया है। अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाओ, जैसे कि मैंने अभी आपको MACD का एग्जांपल लिया, अगर आपने कहीं और से सिर्फ पढ़ लिया होता या किसी और यूट्यूब वीडियो में देख लिया होता कि MACD जो है बाय सिग्नल देगा, सेल सिग्नल देगा, सिर्फ उसको उतना जान के अगर आप ट्रेड करना शुरू कर देते तो अप ट्रेंड में भी आप स्टॉक्स को जो है सेल करना स्टार्ट कर देते, फिर आप कहते हैं कि MACD ये इंडिकेटर्स जो है काम नहीं करते, राइट। तो हर इंडिकेटर की कोई ना कोई लिमिटेशन है, हर इंडिकेटर में कोई ना कोई कमी है। RSI मैंने आपको बताया था, RSI जो है ट्रेंडिंग मार्केट में RSI कभी काम नहीं आएगा। स्टॉक अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, वहां RSI काम नहीं करेगा। RSI सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है। तो हर इंडिकेटर की कोई ना कोई लिमिटेशन है, कोई ना कोई हर इंडिकेटर में कमी है। तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा वो इंडिकेटर काम कैसे करता है, और सिर्फ इंडिकेटर पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। मेन जो होता है हमारा प्राइस एक्शन होता है, हमने मेन प्राइस को फॉलो करना है, हमने प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। तो चलिए नेक्स्ट इंडिकेटर जो हमारा है वो है ADX। देखिए ADX जो इंडिकेटर है, इसको हम यूज करते हैं ट्रेंड की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई स्टॉक या कोई सिक्योरिटी कितने अच्छे ट्रेंड में है, उस ट्रेंड की
स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ADX यूज करते हैं। ADX इंडिकेटर जो है वो DMI सिस्टम का पार्ट है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। एक और दूसरा हमारा इंडिकेटर होता है DM, उसका पार्ट है ये। तो जब भी हम ADX प्लॉट करेंगे चार्ट पे, हमें उसमें DMI वैल्यूज भी मिलेंगी, प्लस और माइनस। तो ये सब हम पढ़ें और कंफ्यूज हो जाएं, इससे अच्छा आपको सिंपली चार्ट पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूज़ करके दिखा देता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ से अब हम MACD को हटाते हैं और अब हम DMI पे फोकस करते हैं, ये मूविंग एवरेज भी हटा देते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर है, जो भी इंडिकेटर लगाना है वो यहाँ का ADX DMS ये हमने सेट कर लिया। अब देखिए ये नीचे जो है हमारा ADX DMS इंडिकेटर प्लॉट हो गया। अब इसको देखते ही आप डर गए हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, इतनी सारी क्या लाइंस आ गई हैं, राइट। अब कहाँ बाय करोगे कहाँ सेल करोगे, आपको कन्फ्यूजन इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एकदम सिंपल कर देते हैं, क्योंकि इसमें DMI भी है तो हम इसमें से DMI हटा देते हैं। तो ADX जो है, अभी आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स ये इंडिकेटर लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वीडियो को बंद कर देता हूँ, मैं सीखता ही नहीं क्या चीज़ है ये, है ना। तो कंफ्यूज मत हो, एकदम सिंपल कर दूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा ये कितना अच्छा इंडिकेटर है। एकदम सिंप्लीफाइड इसको मैं कर देता हूँ। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने ये DI प्लस और DI माइनस जो है ना, इनको हटाना है। यहाँ हमारे पास DI प्लस और माइनस को हटाने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, DI प्लस और DI माइनस की जो कलर है इसको वाइट कर देता हूँ, ताकि ये दिखे ही ना, हट जाए यहाँ से। तो मैंने इसको वाइट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक लाइन रह गई है इस पे, जो कि है हमारा ADX। अब ये आपको देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, अब एटलीस्ट आपको इसको देख के डर तो नहीं लग रहा होगा कि ये क्या है, राइट। पहले तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, 3-4 लाइनें आ गई थी और एकदम सारी खिचड़ी बनी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, राइट। RSI में आपको याद है, RSI में आपको RSI प्राइस के साथ ऊपर जाता था, प्राइस ऊपर जाता था तो नीचे RSI भी ऊपर जाता था। अब आपको लग रहा होगा कि ये RSI का ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ आपको एक फॉल दिख रहा है और ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये RSI का ऑपोजिट नहीं है। देखिए ADX का काम है ट्रेंड की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड कितना अच्छा है, उसको जानने के लिए हम ADX यूज करते हैं। तो यहाँ आपको ADX की वैल्यूज दिख रही है, ये 0 से 50 तक यहाँ लिखी हुई हैं। तो ADX की वैल्यू जब भी 20 या 25 से ज्यादा होगी, 20 से ज्यादा कह लीजिए, 25 से ज्यादा कह लीजिए, कोई 20 यूज करता है कोई 25 यूज करता है, आप 20 यूज कर लीजिए। ADX जो है जब भी 20 से ज्यादा वैल्यू होगी, जब भी ADX बढ़ रहा है, वैल्यू 20 से ज्यादा है, 21 20 से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, 20 21 22 23 ऐसे दिख रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ट्रेंडिंग मूव्स आएंगे, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी, फ्लैट रहेगी। तो ADX जब 20 या 20 से ऊपर जा रहा है, ADX की वैल्यू 20 से ऊपर है, तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी। वो अब ट्रेंड जो है वो कहीं भी जा सकता है, वो नीचे भी आ सकता है और वो ऊपर भी जा सकता है। तो आप अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रही है, ठीक है, और नीचे जो ADX की वैल्यू है वो 20 से कम है, ठीक है, और वैल्यू जो धीरे धीरे 20 से बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अब मार्केट जो है वो साइडवेज या रेंज बाउंड नहीं रहेगी, अब वो कहीं तो जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो आपको प्राइस चार्ट पे दिखने लग जाएगा। तो चलिए एक बार आपको ये दिखाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट मैं यूज करता हूँ। यहाँ देखिए प्राइस ऊपर गया तो यहाँ ADX की वैल्यू भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद इस दिन देखिए आप, प्राइस फ्लैट रहा है, ठीक है, ये रेंज बाउंड डे है, प्राइस में मूवमेंट नहीं आई, एकदम फ्लैट डे है। तो आप देखिए ADX की वैल्यू जो है धीरे धीरे नीचे आ रही है। मार्केट फ्लैट है, प्राइस फ्लैट है, प्राइस कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ADX की वैल्यू नीचे आ रही है। तो ADX की वैल्यू नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिकेटर जो ADX है वो ये कह रहा है प्राइस जो है वो फ्लैट रहेगा, प्राइस में कोई ट्रेंड नहीं रहेगा, ना प्राइस ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ADX आपको बताएगा, ADX की वैल्यू जब चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब जो है ट्रेंडिंग मूव्स आ सकते हैं, या तो प्राइस नीचे जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो प्राइस ही आपको बताएगा वो कहां जाएगा। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए ये 2 दिन के चार्ट खोले हुए मैंने, 23 और 24 के। प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहां कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। ADX भी नीचे आ रहा है,
अब नेक्स्ट डे इस दिन प्राइस खुल के बढ़ा, प्राइस खुल के बढ़ा और एडीएक्स भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, अब प्राइस भी खुल के बढ़ा, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, एडीएक्स भी धीरे धीरे 20 से बढ़ के ऊपर आ गया आज। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज जो है मार्केट ऊपर जाएगी। तो एडीएक्स को हम ऐसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल था। अगर एडीएक्स नीचे आ रहा है तो हमारा इंडिकेटर एडीएक्स कहता है मार्केट कहीं नहीं जाएगी, प्राइस कहीं नहीं जाएगा, प्राइस रेंज बाउंड रहेगा। एडीएक्स अगर ऊपर जा रहा है, 20 से ऊपर है या 25 से ऊपर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव्स आ सकते हैं, या तो मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी। तो अब मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी ये कैसे पता चलेगा? ये प्राइस बता देगा। प्राइस जिस डायरेक्शन में जा रहा है साथ में एडीएक्स भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंडिंग मूव्स अब प्राइस में मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। ये 5 इंडिकेटर्स थे जो मैंने आज की क्लास में कवर करे हैं। बाकी के बचे हुए इंडिकेटर्स भी कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।